अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इजाज़ अहमद भट्ट है और मैं आज आपको अपनी जो मैंने खुद क्राइम स्टोरी ऐसी देखी जिनमें पुलिस को तफ्तीश करने में भी मुश्किलात पेश आई और बाज़ कहानियों के नताइज ऐसे हैरान कुन निकले कि हम बतौर रिपोर्टर भी बहुत ज़्यादा यानी उस पे हैरान हुए और उसके जो क्लाइमैक्स था और फिर एंटी क्लाइमैक्स जो आया उसने भी हमें हैरान कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि अपने नाज़रीन को वो अपनी चीज़ें शेयर करूँ कि जिसमें बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की कहानियाँ मेरे सामने आई। तो जो आज हम कहानी बयान कर रहे हैं इसका नाम है इसका टाइटल था नीली। ये एक ऐसी लड़की कहानी है कि जो पाकिस्तान में एक तब्दीली आई थी 20वीं और 21वीं सदी के शुरू होते ही उसके जो मॉडर्निज़्म है लाहौर की पोश इलाकों में एक मॉडर्निज़्म जो आया था उसके क्या असरात मतलब हुए, ये इस हवाले से कहानी है। कहानी की इब्तदा ऐसी होती है कि दो दोस्त जो है ना वो साइकिल पे जा रहे थे, एक गंदा नाला लाहौर का मारूफ उसके पास से गुजर रहे थे। तो सर्दियों के दिन थे, थोड़ी धुंध छटी थी, 9-10 बजे का टाइम था, हल्की हल्की धूप निकली हुई थी। तो एक दोस्त जो है ना वो साइकिल अपनी रोक लेता है। जैसे ही रोकता है कहता है यार मुझे नीचे ना नाले में कोई चीज़ नज़र आई है। तो वो दूसरा दोस्त भी रोक लेता है। तो ज़रा नज़दीक होकर देखते हैं तो नाले के किनारे पे उनको एक बोरी सी नज़र आती है और बोरी में से एक हाथ, निस्वानी हाथ, लड़की का हाथ उन्हें बाहर निकला हुआ नज़र आता है। तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो समझते धुंध में पता नहीं क्या चीज़ है। वो थोड़ा सा नीचे होते हैं और जैसे बोरी के पास जाते हैं और उसको छूते हैं तो वो वाकई एक खातून या लड़की का हाथ होता है। तो वो एकदम खौफजदा हो जाते हैं, वो पीछे भागते हैं, नाले के ऊपर बाहर सड़क पे आते हैं और शोर मचा देते हैं। इस दौरान बहुत सारी दुनिया इकट्ठी हो जाती है, लोगों का रश लग जाता है। कुछ लोग जो है 15 पे कॉल कर देते हैं, मुतलका पुलिस आ जाती है। जब पुलिस एहलकार SHO भी वहाँ पहुँच जाता है और जो पुलिस एहलकारों को नीचे भेजता है तो वो बोरी उठा के ऊपर लाते हैं। तो इस दौरान मजमा काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो बोरी को जैसे ही खोला जाता है तो एक बोरी जैसे सर की तरफ थी और एक पाँव की तरफ थी। दोनों बोरियों को हटाते हैं तो अंदर एक नौजवान लड़की जो है ना उसकी डेड बॉडी होती है। अच्छा, इस दौरान हमें भी इतला हुई, हम भी पहुंच गए, हमने देखा तो वो लड़की की जो डेड बॉडी थी ना उसके कपड़े देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई। उस लड़की के कपड़े देख के मैं इसलिए हैरान हुआ कि उस लड़की ने ब्लू कलर की जो है ना शर्ट पहनी हुई थी और नीचे ब्लू जीन्स की जो है पैंट पहनी हुई थी। उसके बुंदे भी नीले, उसके इवन एक जूता पहना हुआ था और जो है ना उसका भी रंग ब्लू था। और ये इस तरह उसका मेकअप में भी कोई नीला रंग इस तरह नुमाया था कि फिर मैंने जब ये सारी कहानी वाइंड अप की तो इस कहानी का नाम ही हमने नीली रखा। और ये ऐसे हुआ कि वो लाश को वहाँ से उठाया गया, डेड हाउस भिजवाया गया। उसके बाद इश्तिहारात जैसा वो पुलिस का तरीकाकार है वो दिया गया, लेकिन इस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये कौन है। लेकिन लड़की को देख के पता चलता था कि 23-24 साल की उसकी उम्र है और चेहरे पे थोड़ा सा तशद्दुद के निशानात थे और उसको ज़ाहरी तौर पे कोई गोली या इस तरह का नहीं, लेकिन सर से उसका खून बहा हुआ था। तो इन शवाहद को देखते हुए उसका पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और उसके लवाकिन की तलाश के लिए ना इश्तिहारात भी शाया कराए गए। और इसके बाद हमने इसकी मुख्तसर सी तो खबर दी, लेकिन कुछ 4-5 दिन गुजर गए तो मुतलका जो इंस्पेक्टर था और IO था उससे बात की गई तो उन्होंने कहा अभी तक इसका कोई ना पता नहीं चला कौन है। तो मैंने ज़्यादा इश्तियाक हुआ कि ऐसी खूबसूरत लड़की ऐसे कपड़े पहने हुए ये अचानक इसको कत्ल करके उसकी लाश बोरी में डाल के तो ऐसे क्यों फेंकी गई। तो मेरा तजस्सुस बतौर रिपोर्टर ज़्यादा बढ़ गया। तो जब हमने उसका पीछा मैं करता रहा तो 5-6 दिन के बाद ना जो मुतलका तफ्तीशी था उसने कहा कि इजाज़ भट्ट साहब आप हमारे पास आ जाएं। तो CIA का इंस्पेक्टर था, उसने कहा जी हमने वो केस ट्रेस कर दिया। तो मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। जब मैं वहाँ CIA ऑफिस पहुँचा तो उन्होंने कहा भट्ट साहब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये जो लड़की की बहन आई है ना वो भी मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है। ये 3 बहनें थी, एक जो इनमें से कत्ल हो गई है और 2 बहनें भी हैं, उनमें से एक आई है और ये मॉडर्न सी फैमिली है, इनके वालिद अमेरिका में होते हैं। तो ये जो इसको हमने लड़की ने कहा कि हमने किसी को यानी अखबारात को उस वक्त चैनल तो इतने थे नहीं तो उनको नहीं बताना। तो इसलिए हमने उनको कहा कि हम किसी चैनल को किसी मीडिया वाले को नहीं बताएंगे। तो हमने आपको ना जो है ना CIA का इंस्पेक्टर जो है ना स्पेशल ब्रांच का ज़ाहिर किया है। तो वो हमने कहा कि ये स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर आए हैं और वो इस बारे में तफ्तीश करेंगे ये जो इस तरह के कत्ल हो जाते हैं वो क्यों होते हैं। तो मुझे उन्होंने अपने ऑफिस में बिठा दिया। वो उसकी बहन आई, जब मैंने देखा तो उसने बुर्का पहना हुआ था, लेकिन वो मुझे देखते ही रिलैक्स हो गई, सलाम दुआ हुई। उसके साथ एक लड़का था
उसका नाम तो जमीन था, लेकिन वो जर्मनी से आया था, वो उनका बताया गया कि कज़न है, वो उसको जिमी जिमी कह रही। वो दोनों मेरे पास बैठ गए और मेरे साथ ना कुछ उर्दू में कुछ इंग्लिश में बातें करने लग गए कि ये हमने देखा है पाकिस्तान में सिस्टम बड़ा जदीद हो गया है, आप जैसे रिसर्च कर रहे हैं। तो मैंने उनको ज़रा इत्माद में लिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये वाक़या कैसे हुआ, उसकी बैकग्राउंड क्या है। और फिर इंस्पेक्टर से भी मैंने पूछा, फिर पता चला कि मुलज़म कौन है। तो ये सारा वाक़या जब मुझे मिल गया तो मैं फिर उनके जो ज़ुबानी मुझे सारी कहानी पता चली, वो मैं आपको उनकी ज़ुबानी सुनाता हूँ। तो ये मैं वो कहानी मैं उनकी ज़ुबानी इस तरह आपको सुनाता हूँ कि ये जो नीली है ना, ये 3 बहनें थी और इनके जो वालिदैन थे ना, उस वक्त अमेरिका की एक लॉटरी सिस्टम निकला था, पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल इधर से ना पाकिस्तानियों को वीज़े मिलने शुरू हुए थे। तो इनके जो वालिद और वालदा थी, उनका वीज़ा भी जो है लॉटरी सिस्टम में निकल आया था। उनके आगे 3 ही बेटियाँ थी। तो उनके तीनों बच्चियों को उनके वालिदैन ने कहा कि अगर हम इनको अमेरिका लेके गए तो ये तो मॉडर्न हो जाएंगी, वहाँ के माहौल में बस जाएंगी, हमारे लिए मुश्किलात होती। तो इनके दादा दादी जिंदा थे, तो उन्होंने कहा ये जो घर भी इनका काफ़ी एक कनाल का था, तो उन्होंने कहा इनको ना बच्चियों को दादा दादी के पास ही घर में पोश इलाके में छोड़ जाते हैं, हम अमेरिका चले जाते हैं। तो वो जो ना एक बेटा इनका छोटा था, उसको साथ वो लेके चले गए। अब वो जब चले गए तो पीछे ये दादा और दादी के साथ थे ये जो बड़ी बेटी थी, ये 3 बेटियां थी। सबसे बड़ी का नाम ये नीली था, जिसका असल नाम नीलोफर था, इसको नीली कहते थे। दूसरी का नाम नायला था, जिसको निगी कहते थे। और तीसरी जो बहन थी नौशीन, उसको नौशी कहते थे। तो ये तीनों बहनें जो है ना, एक 4th ईयर की थी, एक 3rd ईयर की, एक 2nd ईयर की। तो जब इनका थोड़े अरसे के बाद क्या हुआ कि इनके दादा को हार्ट अटैक हुआ, दादाजी फोत हो गए, वालिद साहब आए, जनाजा करके चले गए, पीछे रह गई दादी। दादी की जो नज़र कमज़ोर थी। जब 2 साल गुजरे ना, तो ये लड़कियां जो है ना, इन्होंने देखा कि अब ना वालिदैन सर पे हैं, ना दादा है, दादी जो है वो उनकी नज़र कमज़ोर है। तो इन्होंने जो है ना अपने आप को एक लेटेस्ट और लिबरल फैमिली के तौर पे लेना शुरू कर दिया। इन्होंने जीन्स की पैंटें, शर्ट्स, और उसके बाद इनके पास एक गाड़ी थी। ये गाड़ी लेके तो फोर्टिस स्टेडियम के पास एक मारूफ बेकरी है, वहाँ जाके ना ये इकट्ठी हो जाती। वहाँ ये इन्होंने एक सिस्टम रखा हुआ था कि ये ना अपने बॉयफ्रेंड्स को बुलाती थी। तो बॉयफ्रेंड के साथ जो है ना दोनों छोटी वो बहनें चली जाती थी। कुछ अर्सा ये जाती तो एक दफ़ा क्या हुआ कि दोनों छोटी बहनों ने कहा कि बड़ी बहन को, ये जो नीली थी, इसको कहा कि आप यहाँ रह जाती हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो मेरे एक दोस्त का फ्रेंड है, आप उसके साथ दोस्ती कर लें। तो वो लड़के का नाम यासर था। वो भी आगे पता चला कि 9 बहनों का अकलौता भाई। तो उसके वालिदैन ने कुवैत और सऊदी अरब, वो पता नहीं किन के उर्दन कई ममालिक में जाके ना मन्नतें मांगी थी कि पाकिस्तान के सारे जो दरबार है वहाँ भी मन्नतें मांगी। तो जब बेटा ना हुआ, 9 बेटियाँ हो गई, तो उन्होंने ये बड़ी मन्नतें मांगी। और उन्हें लगता ये था कि इन मन्नतों की वजह से हमें 9 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ है। अब इस लाड प्यार से पलने वाला बेटा, वालिद का कुवैत में बिजनेस था, पाकिस्तान में उनकी आड़त थी, पूरी सब्जी मंडी में उनके प्लाजे थे। तो इस तरह का वो करोड़ नहीं, उस वक्त भी करोड़पति से ज़्यादा के वो लोग थे। तो उस लड़के के पास गाड़ी भी बड़ी महंगी थी। तो उन्होंने पहली दफ़ा कहा कि ये ना जो बड़ी बहन नीली है ना, ये यासर के साथ ना दोस्ती कर ले। तो उसको साथ ले गया। तो इन्होंने एक डिसाइड किया होता था कि ये हम फन राइडिंग करेंगे, तो इस दौरान हम होटलिंग करेंगे, इंजॉय करेंगे, लेकिन वापस आएंगे और किसी के साथ रात नहीं गुजारेंगे। ये इन्होंने खुद साख्ता एक समय लेके किया हुआ था। जब नीली ने उस यासर के साथ जाना शुरू कर दिया तो यासर 1-2 महीनों के बाद ही उसकी मोहब्बत का शिकार हो गया। तो यासर ने कहा मैं आपसे शादी करूंगा, मैं अब आपके बगैर जिंदा है। नीली ने कहा कि मेरे वालिदैन यहाँ नहीं हैं, हम अभी शादी नहीं कर सकते। तो ये टाइम ऐसे गुजरता रहा। ये इनकी फन राइडिंग और इनका दोस्तों के साथ जाना, हल्ला गुल्ला करना, लेट नाइट आना, इससे ये जाहिर होता था कि लाहौर में उस वक्त जो अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी थी ना, उसकी एक सूरत हाल सामने आनी शुरू हो गई कि उस वक्त जो नौजवान बच्चियां थी, लड़कियां थी, वो एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती थी जो पहले बापर्दा रहती थी, लेकिन जब जैसे जैसे उनको आज़ादी मिली तो वो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न हो गई। अब हम आते हैं अपनी कहानी की तरफ कि जब यासर उसको एक दफ़ा कहता है कि मैंने आपके घर जाना, ये अपने घर भी नहीं लाती थी। तो दादी क्योंकि नज़र कमज़ोर थी, एक दिन ना इसको 2nd फ्लोर पे अपने यासर को लेके आ गई। ये वीडियो गेम्स और मुख्तलिफ यानी वीडियो देख रहे थे, तो इस दौरान इससे एक बड़ी गलती हो गई। तो जिसके बाद ना इसने ना नीली ने इसको कहा कि तुम हमारे घर से चले जाओ। ये चला जाता है, लेकिन दोबारा जब आता है तो नीली कहती है कि अब हमें ना शादी करनी पड़ेगी। पहले वो कहता है कि मैं कहता तो आप नहीं मानती थी, अब आप मुझे कह रही हैं। तो वो कहती है अब ऐसी गलती हो गई तो हमें ना शादी करनी पड़ेगी।
तो वो ना अपनी घर जाके अपनी वालदा को बताता है, उसकी वालदा उसके बेटे के मोहब्बत में उसके घर आती है, लेकिन उसकी वालदा जैसे और बहनें भी साथ आती हैं, जैसे वो वापस जाती है ना तो वो कहती है कि उस लड़कियों के बारे में तो हमने मोहल्लादारों से पूछा, वो कहते हैं ये आधी आधी रात को बाहर फिरती हैं, ये बड़ी मॉडर्न है, इनके घरों में लड़के भी आते हैं और ये मॉडर्न माहौल में फिरती हैं, इनसे आप शादी ना करें। तो उसकी माँ और जो बहनें हैं उन्हें इनकार कर देती हैं। लेकिन ये नीली और यासर जो है ना, ये उस वक्त बड़े आपस में पैचअप हो गए होते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई हमने ये ना शादी करनी है, ये कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कुछ अर्सा उसकी वालदा जो है ना कहते हैं कि हमने नहीं मानना, लेकिन बहरहाल वो अपने बेटे की मोहब्बत में बुला लेती है, बहू को भी मान लेती है। ये कुछ अर्सा उनके साथ रहती है तो कहती है मुझे यहाँ घुटन सी महसूस होती है। हालांकि उनका घर बहुत बड़ा होता है, लेकिन 9 बहनों का आना जाना, 4 बहनें शादीशुदा होती है, उनके मियाँ भी आते हैं। तो इसको कुछ अर्सा बाद ही घुटन होना शुरू हुई। ये कहती मैंने अपनी दादी के पास जाना है। ये दादी के पास जाना शुरू होती कभी कभी। यासर उसको कहता है कि अब पहले वाली लाइफ आपने नहीं गुजारनी। तो वो कहती नहीं, वो मैं वैसे ही दादी को मिलने जाती हूँ। अच्छा, ये करते करते इनका तकरीबन 1 साल होता है और इनके घर वो एक बेटी पैदा हो जाती है। वो बेटी पैदा हो जाती है तो ये यासर को कहती है कि मैंने इस घर में नहीं रहना, मुझे अलहदा रखो। फिर इसके वालिद ने जो फ्लैट बनाए होते हैं, ये वो उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है, अभी इनको चंद माह गुजरते तो वो जो ना नीली कहती है कि मुझे अब भी घुटन होती है। नीली को असल में वो रात की जो फन राइडिंग और वो चीज़ें याद आती हैं। नीली एक दफ़ा फिर दादी के घर जाती है तो जो यासर है ना वो पीछा करता है, तो उसको पता चलता है कि ये फिर से गई है अपनी बहनों के साथ। लेकिन ये देखता है कि वो किसी और लड़के के साथ नहीं जाती, वो बहनों के साथ ही गई और बहनों के साथ ही वापस आ गई। लेकिन उसको शक पड़ जाता है। यहाँ हमारी जो कहानी का क्लाइमेक्स आता है, जो नीली है ना वो चांद रात थी। तो चांद रात छोटी ईद का जैसे दिन होते हैं, तो चांद रात को नीली ने कहना शुरू कर दिया कि मैंने अपनी दादी के घर जाना है, तो मुझे आप वहाँ लेके जाएं। उसने कहा नहीं, मैं नहीं लेके जा सकता। इसने, मैं यहाँ बता दूँ कि नीली को एक नई गाड़ी भी लेके दी हुई। तो वो कहती कि मैंने जाना ही जाना है। अच्छा, ये उसको रोकता है। इस दौरान ये बेडरूम में बैठा होता है, नीली अंदर चली जाती है। इस दौरान नीली शर्ट पहनती है, नीली पैंट, बुंदे नीले, और अपने वो जो चॉइस के मुताबिक वो सारा कुछ पहनती है। और यहाँ मैं यही बता दूँ, जो नीली को ना नीले रंग से बड़ा प्यार होता है। उसकी बहन ने मुझे बताया कि इसको नीले रंग का पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ नीले रंग के परचम है, जिन जिन कौमों का नीला रंग है, जिनके नेशनल लेवल पे नीले रंग को पसंद किया है, तो उसने हर चीज़ पे रिसर्च की हुई थी। और नीले रंग पे इतनी रिसर्च थी नीली की कि जो भी सुनता था वो आश्चर्य कर जाता था। और यासर ने मुझे बताया कि नीली मुझे नीले रंग के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताती जो मैंने पहले ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी। तो हम अपनी कहानी की तरफ वापस आते हैं। उस रात जब वो यासर को देखता है तो वो पूरी तैयार होकर जाने लगती, तो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो ये यासर ने मुझे खुद बताया कि जब मैंने इसका हाथ पकड़ा तो ये बाज नहीं आ रही थी। तो ये ना कहती मैं जाऊँगी, और इसने अपनी बेटी को उठाया। मैंने इसके हाथ से बेटी को पकड़ा, तो मैंने इसके ना दोनों शानों से पकड़ा। मैंने कहा अगर तुम गई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो उसने कहा मैं ज़रूर जाऊँगी। तो कहता मुझे गुस्सा आया, मैंने उसके सर के बालों से पकड़ के इसको दीवार के साथ मारा। इसका सर टकराया है पीछे से, और कहते टकराने के साथ ये ज़मीन पर गिरी है। मुझे बड़ा गुस्सा आया हुआ था कि ये इतना कुछ होने के बावजूद फिर वो अपनी पुरानी लाइफ की तरफ जाना चाहती है। मैंने इसकी अपनी बेटी को उठाया, बाहर से दरवाजे को लॉक किया, दूसरी अपनी गाड़ी उठाई और घर चला गया। घर जाते जाते 2-2:30 बज गए थे। वालदा ने पूछा मेरी बहू कहाँ है? मैंने कहा वो उसको मैं छोड़ आया उधर, तो अपनी दादी के घर। तो मैं बेटी को लाया। वालदा ने मेरे से बेटी ले ली। कहता मुझे थकावट बड़ी हुई थी, तो मैं अपने कमरे में गया हूँ। तो थोड़ी देर के बाद ना मुझे गनूदगी चाहिए और मैं सो गया। तो सुबह जब ईद की नमाज का टाइम होने लगा तो मेरी वालदा ने उठाया मुझे। तो मुझे कहती है कि उठो, नमाज का टाइम हो रहा है। तो मैंने कहा वो मुझे एकदम सारा वाकया याद है। तो मैंने कहा मैं तो नीली को ऐसे मार आया हूँ। तो वालदा कहती क्या मतलब? तो मैंने बताया। तो उन्होंने कहा खून निकल। मैंने कहा खून भी निकल रहा था और वो थोड़ा सा तड़पी भी थी। तो मेरी वालदा को बड़ा हो गया, धचका लगा। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरी बहनें भी आ गई, और जब उसकी बहनें आ गई सारों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। जो बड़ा बहनोई था वो बड़ा समझदार था। तो वो बड़े बहनोई ने कहा कि ठहरे, आराम से सोचे अब करना क्या है। उसने कहा चलो पहले सबसे पहले उस फ्लैट में चलते हैं कि हुआ क्या है। वो बहनोई और वो दोनों बैठे। तो जब वहाँ गए तो उसने जब नीली को उठाया तो कहते मैंने उसके बहनोई से बात हुई हमारी, जमील से। उसने कहा जब हमने उठाया तो उस वक्त ना मैंने देखा तो उसको चोट इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन नीचे खून इतना ज़्यादा बहा हुआ था कि वो खून की ज़्यादा बहने की वजह से उसकी मौत वाक़या हो चुकी थी। अब मैं परेशान हो गया कि ये तो इसकी तो डेथ हो गई है। तो कहते हैं कि हमने सोचा कि अब क्या करें। तो वो जमील जो है यासर वो भी परेशान हो गया। जैसे इसकी वालदा को फ़ोन किया तो फ़ोन में ना सारी बहनों ने और वालदा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। और सारे ना वो जैसे पागलों की तरह रोना शुरू हो गए कि अब क्या होगा, हमारा इकलौता भाई है, हमारा इकलौता बेटा, इसको फांसी हो जाएगी।
उन्होंने क्या किया कि फौरी तौर पे अपने उसके बड़े बहनोई को कहा कि कुछ भी करें, हमारे बेटे को बचाना है। अभी वो कहते हैं कि हमने कहा कि अब तो दिन चढ़ गया, ईद का दिन है। फिर हम वापस आए, उस दरवाजे को लॉक किया, ईद का दिन निकाला। रात को ना कहते 9 बजे के करीब मैं फिर दोबारा अपने बहनोई को और यासर दोनों लेके निकले। इन्होंने क्या किया कि ऊपर से कमरे में से ना 2 रज़ाइयाँ उठाई, एक रज़ाई छोटी जो तलाई जैसे जिसको कहते हैं उसमें लपेटा, उसके ऊपर एक और रज़ाई डाली और उसको दोनों तरफ से ना बांध दिया। बांधने के साथ इन्होंने कहा कि हमने ना वहाँ, क्योंकि ये आड़त का काम करते हैं, इनके पास बोरियाँ थी, 2 बोरियाँ भी साथ रखी और नीचे से मजदूरों को बुलाया। उनको कहा यार हमारा कुछ सामान जो है ना वो जाना है, तो ये बड़ी गाड़ी में नीचे उठाना है। वो 2 मजदूरों ने वो रज़ाइयाँ उठाई, तो क्योंकि लड़की ये नीली स्मार्ट सी थी, इसका ज़्यादा से ज़्यादा वज़न 50-55 किलो से ज़्यादा नहीं था, तो वो इसको उठा के ना उन्होंने बड़ी गाड़ी में डाला और इन्होंने उनको मजदूरों को पैसे दिए। ये लेके ड्राइव करके जो लाहौर के किनारे पे एक गंदा नाला है वो वहीं गए। और अब क्योंकि सर्दियों के दिन थे, धुंध पड़ी हुई थी, इन्होंने ना बाहर किनारे से वो बोरी को खोला और वो दोनों बोरी को कहना उसको रज़ाइयों को खोला, तो दोनों तरफ से बोरी में बांधा उसकी लाश को, और वो बोरी जो है ना वो उन्होंने गंदे नाले में फेंक दी। इतना करके वो वहाँ से वो रज़ाइयाँ लेके ना भाग गए। इसके आगे की स्टोरी वही हुई जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई है। अब ये सारा करने के बाद इन्होंने ये किया कि इन्होंने ना फौरी तौर पे यासर को कुवैत भगाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस को वो वाला वाक़या, क्योंकि उसके अंदराज का हुआ था, तो पुलिस ढूंढ रही थी। इस दौरान पुलिस को पता चला कि छठे रोज़ इसका उसी रात इसकी क्या नाम है था इसने कुवैत जाना था। उसी रात पुलिस ने छापा मारा और यासर को गिरफ्तार कर लिया। और यासर की गिरफ्तारी के बाद इसका बहनोई भी गिरफ्तार हो गया। जब ये दोनों गिरफ्तार हो गए तो ये क्योंकि करोड़पति थे, इन्होंने उस वक्त 25 लाख रुपए, जो आज समझे कि 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, तो 25 लाख की ऑफ़र की, फिर 50 लाख की ऑफ़र की कि आप सिर्फ ये बहनोई को नाम जो है ना वो निकाल दें कि ये डेड बॉडी को छुपाने में मुलव्वस नहीं था, ये यासर से ही गलती हुई, इसने भी यानी बेध्यानी से टक्कर मारी है तो ऐसे हो गया। लेकिन वो SHO तो नहीं, जो इंस्पेक्टर था ना, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कहा कि नहीं ये इतना बड़ा वाक़या हुआ, इतनी वो भी फैमिली बड़ी मजबूत थी, अमेरिकन नेशनलिटी थी उनके पास, तो मैंने कहा ये तो बड़ी ज़्यादती हुई, मैंने इसमें पैसे नहीं लेने। तो मैंने दोनों के बारे में लिखा कि बहनोई ने ये किया और उसने ये किया है, मुलज़म ने ये किया है, और मैंने ना चलान कर दिया। ये जब चलान हो गया तो दोनों मुलज़म जो है ना वो जेल चले गए। तो इसके बाद मैंने ये कहानी शाया कर दी, जंग अखबार पे शाया हुई, बड़े लोगों ने ये कहानी पढ़ी, इसको बड़ा मुझे फ़ोन PTCL पे आने शुरू हो गए, कई लोगों ने खतूत लिखा कि नीली का क्या बना। तो मैं काम चलता रहा। तकरीबन यहाँ आके कहानी ख़त्म नहीं हुई, यहाँ कहानी का एक नया जो है ना क्लाइमेक्स आया और इसको एक नया मोड़ मिला। वो कैसे कि तकरीबन 8-10 महीने या साल गुजर गया था, तो मेरा ना उसी इंस्पेक्टर से मुलाकात हुई। मैंने कहा वो बताएं वो नीली के केस का क्या हुआ। कहता है सबसे पहले तो ये हुआ, जब मैंने ये किया ना तो मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो मुझे उस CIA से जो ना मुझे ट्रांसफ़र करवा दिया गया। लेकिन मैं अपना करता रहा। लेकिन 1 साल के बाद ये केस जब ट्रायल कोर्स में आते आते गवाहियों पे आया ना, तो मुझे नोटिस आया कि आप जो है ना वो पेश हों इस केस में। मैं जब गया तो आवाज़ आई कि मुलज़म यासर पेश हो, तो मैं वर्दी में था। मैंने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो मैं हैरान रह गया। मैं हैरान क्यों रह गया? वो इंस्पेक्टर ने बताया कि मैं हैरान इसलिए रह गया कि वो मुलज़म जो आया था वो यासर था ही नहीं। वो यासर का हम उम्र एक और लड़का था और उसका नाम भी कुछ और था, तो उसको उन्होंने यासर बना के और उसका शनाख्ती कार्ड भी और सारी चीज़ें बना के यासर के नाम से पेश कर दी थी। और अदालत एक झूठे मुलज़म का जो है ना केस ट्रायल कर रही थी। अब मुझे जब पता लगा तो मैं मुलज़म के सामने जाके खड़ा हो गया। अब खड़ा हो गया तो मैंने कहा मुझे जानते हो? तो वो लड़का मेरी तरह, उसने साथ ही मेरा टैग पे मेरा नाम लिखा होता, तो उसने कहा आपका ये नाम है। तो उसने कहा बेटा तुम यासर नहीं हो, मैं वो इंस्पेक्टर हूँ जिसने यासर को पकड़ा था। कहता है जैसे मैंने ये कहा तो उसका रंग जो है ना तब्दील होना शुरू हो गया। उसने कहा ये कहाँ से आ गए? तो वो बड़ा परेशान हो गया। उसने जल्दी जो यासर के साथ जो लॉकिन आए थे उनको, रिश्तेदार आए थे उनको, और अपने वकील को बुलाना शुरू किया। वकीलों का पूरा पैनल आ गया, उन्होंने उसको साइड पे कर दिया। जब जज साहब के सामने पेश हुआ तो जज साहब ने कहा जी नेक्स्ट हेयरिंग पे ना आपकी गवाही है। तो मैंने कहा जी मैं अब ज़रूर हाज़िर हूँगा। मैंने कहा नेक्स्ट हेयरिंग पे क्या बना? कहते हैं नेक्स्ट हेयरिंग पे क्या बनना है? मैं जब गया हूँ तो मैं अदालत में आ गया तो उन्होंने कहा जी आप मुलज़म को पहचानेंगे? मैंने कहा जी मैं पहचानूँगा, मैं उसके बारे में पूरा वाक़या बयान करूँगा। तो
तो कहते कि उन्होंने कहा कि आधा घंटा 1 घंटा गुजर गया, जज ने कहा कि मुलजम का है। उन्होंने कहा जी सर वो जो वहाँ से जेल से ला रहे हैं तो रास्ते में ट्रैफिक बड़ी है, मुलजम अभी उसकी गाड़ी दूर है। तो मैंने जज साहब से कहा कि सर अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बताएं। उन्होंने कहा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस मुलजम का आप 1 साल से ट्रायल कर रहे हैं ये यासर है ही नहीं है, ये झूठा मुलजम है, ये जाली मुलजम है। यासर को इन्होंने भगा दिया हुआ है और यासर का बहनोई की भी मुझे पता चला कि ज़मानत हो चुकी हुई है। अब जज साहब बड़े परेशान हो गए। मैंने कहा सर आप अगर इनको 2 दिन का भी टाइम दे देना तो अब मुलजम का रास्ता क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मुलजम मेरे सामने आएगा, ट्रायल फाइनल हो जाएगा कि मुलजम तो है ही नहीं है। वो जज साहब भी परेशान हो गए, वो अपनी पेंसिल उठाते हैं, कभी फाइलें उठाते हैं और उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं केस जो है ना वो 2 हफ्ते के लिए इसकी डेट देता हूँ, 2 हफ्ते बाद दोबारा हम बुलाएंगे। तो मैंने इंस्पेक्टर से पूछा कि इंस्पेक्टर साहब फिर उसके बाद 2 हफ्ते के बाद आपको बुलाया? कहता किसने बुलाया था भाट साहब? बात ये थी कि हमारा पूरा जुडिशल सिस्टम उसमें नाकाम था, हमारा प्रोसिक्यूशन नाकाम था, हमारी जेल इंतज़ामिया नाकाम थी। यानी जज साहब जो है ना उन्होंने उस वक्त तक 8 पेशियाँ कर ली हुई थी और 8 की 8 जाली, और प्रोसिक्यूशन ने 8 पेशियों में अपने जवाब दाखिल किए हुए थे और वो भी जाली, क्योंकि असल मुलजम ही नहीं। और सबसे बड़ी हैरानगी ये थी कि मुलजम जब लाया गया था तो कहते क्योंकि उसकी ज़मानत नहीं हो सकती थी तो मुलजम को रास्ते में बदला गया और बदल के जब जेल भेजा गया तो जेल इंतज़ामिया की नाकामी कि वो असल मुलजम की आप जाली मुलजम को रख के 1 साल से बैठी थी। तो ये केस जो है ना इस तरह वो कहते हैं कि वो ऐसा डंप हुआ कि जज साहब ने उसके बाद उसकी समाअत को ही पेंडिंग रखा। तो जब मुझे वो इंस्पेक्टर बता रहा था ना ये स्टोरी, तो उस वक्त मगरब का टाइम था, तो हम चाय पी रहे थे। तो चाय पीने के दौरान मैंने देखा तो शाम हो रही थी, तो जो आसमान के इर्द गिर्द नीला रंग था ना उसके ऊपर एक ऐसे शहाब साकब सा नीचे आता हुआ मुझे नज़र आया। तो मैंने कहा ये नीली है और ये जो नीला रंग है वो भी एक अंधेरे के जो प्रोसेस है उसमें गुम हो रहा है। और उसके बाद रात का अंधेरा छा गया और नीली के पूरे वाक़या के ऊपर भी हमारे सिस्टम का अंधेरा जो है ना छा गया और आज तक नीली के कातिल को पकड़ा नहीं गया और आज तक नीली के कातिल को सज़ा नहीं मिली। यहीं हमारी कहानी ख़त्म होती है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।